नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ इस वर्ड पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम यही पेपर आएगा एग्जाम में और सिर्फ इसी को प्रिपेयर कर ले। ये संगठन ने एक पेपर दिया है जिससे कि आपको पैटर्न का पता लगे। आप इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपका सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए, आपको पता लगे कि आपको कितने टॉपिक्स आते हैं, आपको कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यही पेपर आएगा, अदरवाइज इस वीडियो से जितना आपका फ़ायदा हो सकता है उससे ज़्यादा नुकसान होगा आपका। आप सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे और बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये पेपर आपका आने वाला है एग्जाम में। ओके, ये सैम्पल है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। तो चलिए, नया जो पैटर्न है उस कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे आपको बता देते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी जिससे कि रिविजन में हेल्प हो जाए आपकी। सबसे पहले अपठित गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश होंगे यहाँ पर। पहले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या है कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका मतलब ये है कि इस बार आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आप कोई भी लाइन दिखती थी यहाँ से यहाँ तक पूरा उसको कंप्लीट एज इट इज़ उतार देते थे। इंग्लिश और हिंदी में इस बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट्स जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर रीडिंग के, उसमें आप ये दोनों पैराग्राफ रीड कर ले। चलिए, एक मैं बता देती हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पर निर्भर रहना। जो मनुष्य दूसरों के मुंह नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थ है निज, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन वीरों तथा कर्मयोगियों की सर्वांगीण उन्नति का आधार है। स्वावलंबन की परिभाषा हम अनेक उदाहरणों से समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वह पूर्णतः अपनी माँ पर आश्रित होता है। कुछ समय बाद वह अपने हाथों से चीज़ों को उठाता है, खाता है तथा खेलने में उनका प्रयोग करता है। उसमें उसे परम आनंद प्राप्त होता है। शिशु की यह प्रसन्नता स्वावलंबन का आनंद है। अतः अपने आत्मविश्वास को जागृत करके उसे मजबूत बनाओ। हमें स्वावलंबन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में तो स्वावलंबन कूट कूट कर भरा है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश, धरती से जल, वन्य खनिज ग्रहण कर पौधे स्वतः बढ़ते जाते हैं। चींटी जैसा नन्हा सा जीव भी स्वावलंबता का महत्व समझता है। पढ़ लिया आपने, जितना भी आपको समझ आओ। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किन मनुष्यों को आत्मनिर्भर कहा जाता है? तो उनको जो कि दूसरों का मुंह नहीं ताकते। तो यानी कि इसमें घ ऑप्शन आपका सही होगा। मैं सभी ऑप्शन रीड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो फालतू में बहुत लेंदी हो जाएगी। किसी भी समाज और राष्ट्र की सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? तो ये कहा है इसमें पैराग्राफ में कि जिसके नागरिक स्वावलंबी हो, डिपेंडेंट हो अपने ऊपर। शिशु को आनंद कब प्राप्त होता है? जब वह अपने कार्य स्वयं करने लगता है ना। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे किस प्रकार हमें स्वावलंबी होने की शिक्षा देते हैं? तो इसमें होगा हमारे लिए फल देकर, यही मेंशन किया हुआ आई थिंक इसमें जो है आपका चारों ओर नहीं, अपना भोजन स्वयं बनाकर। इस तरीके से वो बताते हैं कि वो भी स्वावलंबी है, अपना काम खुद करते हैं, अपने आप पर निर्भर है। ग ऑप्शन सही है। आत्मनिर्भरता शब्द का विग्रह करते हुए समास बताइए। आत्मनिर्भर मतलब अपने पर निर्भर, और पर जहां पर आपका कोई कारक आ जाए, कारक आप जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो ये अधिकरण कारक में होता है, में और पर। तो यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका क सही है। ओके, और इसके ऑप्शन में भी एक और गद्यांश है। मैं वो गद्यांश सिर्फ आपको दिखा देती हूँ, आप पॉज करके रीड कर लीजिए। उत्तर मैं बता दूंगी आपको। चलिए, वनों ने आदि मानव की किस प्रकार मदद की? अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है खाद्य और आवास दोनों की सुविधाएं उपलब्ध कराकर। वन प्रकृति की संपदा है क्योंकि मानव जीवन इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सी वस्तु वनों से प्राप्त नहीं होती? तो प्लास्टिक, ऑब्वियसली, तो आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करके भी, घनी छाया प्रदान करके भी, और जीव जंतुओं का संरक्षण करने भी करके भी, यानी कि घ ऑप्शन सही है। औषधिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया। औषधि आपका शब्द होता है और इया इसमें प्रत्यय है। औषधि और या मत कहिएगा, सिर्फ एक सेकेंड। औषधि शब्द है, औषध नहीं है, तो एक सेकेंड। इसका होगा औषधि और या, यस, या प्रत्यय है, माफ करिएगा, ग ऑप्शन सही है। औषध होता तो फिर इया होता, औषधि और या, ऑप्शन आपका ग सही है।
अगला प्रश्न है, नीचे 2 पद्यांश दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको गद्यांश यानी कि पैराग्राफ्स दिए होते हैं, पद्यांश है यानी कि पोएम्स दी हुई है। इनको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, रीड कर लेते एक बार। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे, कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से फिर नागासाकी नहीं जलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग नहीं होने देंगे, हथियारों के ढेरों पर है जिनका डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई उनका असली चेहरा, कामयाब हो उनकी चालें ढंग न होने देंगे, हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, हमने छिड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी, हरी भरी धरती को खूनी रंग नहीं न लेने देंगे। ओके, पहला प्रश्न है, किस स्वप्न को कभी नहीं टूटने देना चाहते? तो ये है युद्ध रहित संसार का जो सपना है आपका, उसको। ग ऑप्शन सही है। खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है खेतों में जो मृत व्यक्तियों के शव अब नहीं दिखाई देंगे। नो। युद्ध अपार जनसंहार का कारण नहीं बनेगा, युद्ध के कारण फसल खराब नहीं होगी, खेती करने वाला मौत का शिकार नहीं बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसका आंसर आप में से कोई बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ये तो नहीं है, ऑब्वियसली मौत का शिकार नहीं होगा। युद्ध के कारण फसल नष्ट नहीं होगी, ये भी नहीं होगा शायद से। युद्ध के कारण जनसंहार नहीं का कारण नहीं बनेगा। सेकंड हो सकता है, आई डोंट नो, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पोएम में यही है कि जो आपका तात्पर्य जो निकलता है कवि के कहने का, वो कई बार बहुत अलग होता है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने फसल बेचने वाले उन देशों को कहा है जो शक्ति के आधार पर नरसंहार करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ऐसे युद्ध को सार्थक समझते हैं जो भूख और रोग विनाशक हो, ऐसे युद्ध अच्छे हैं। प्रस्तुत कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? आई थिंक प्रेम, नहीं, हम जंग नहीं होने देंगे, यही ठीक है, क्योंकि लाइन बार बार रिपीटेड भी है। घ ऑप्शन सही है। एक और उसके बाद आपका पद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए और फिर प्रश्न मैं इसके आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। उत्तर है इसका ये, कैसे भाग्यवादी होते हैं। गौ क खा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहे उसके लिए आंसर सिर्फ बता देते हैं आपको। एंड फिफ्थ का उद्यम और परिश्रम का महत्व बताना। चलिए आगे आते हैं। अब आपका व्याकरण का पाठ है। निम्न 5 भागों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। अत्यधिक, इसमें उपसर्ग क्या होगा? अत्यधिक का अगर संधि विच्छेद करें तो अति प्लस अधिक होता है, अत्यधिक, तो यानी कि का ऑप्शन सही है। अति इसमें उपसर्ग है। कौन से शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो विजय, अच्छा इसमें तो दिख ही रहा है आपको, आगे है ही नहीं वी, तो खा ही सही है अवशेष। बेपरवाह, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बेपरवाह शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है आपको। तो परवाह हमारा शब्द होता है, बे इसमें उपसर्ग है, तो बे प्लस परवाह यानी कि खा उत्तर आपका सही है। आगे है लिखाई, इस शब्द में प्रत्यय क्या है? लिख शब्द होता है आपका और आई प्रत्यय, लिखाई, ख ऑप्शन सही है। उक, प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? भाव आपका शब्द होता है और भाव उक लगाने से, पीछे लगाने से भावुक बन जाता है। ग ऑप्शन सही है। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय जो टॉपिक है ये आप कर लीजिए, वैसे भी बहुत आसान है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय पौ से जो पीछे लगते हैं शब्दों के। निम्नलिखित 5 भागों में से 4 के उत्तर, अगेन आपको 4 के ही देने हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का प्रकार बताओ। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं यानी कि निषेधवाचक वाक्य है आपका। घ ऑप्शन सही है। अरे अरे इतनी ऊंची इमारत, तो ये विस्मयादि बोधक है, जहां पर भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो वहां पर आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ईश्वर सभी को खुश रखे, ये इच्छावाचक है, आपकी इच्छा है ये। मैं कल मुंबई गया था, ये विधानवाचक है। शोर मत करो, एक सेकेंड, ये है आज्ञावाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 5 फिर से 4 के उत्तर आपको देने। यथा प्राप्त, समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? यश प्राप्त, सॉरी माफ करिएगा, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त करना यानी कि ख ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, तिरंगा, इस शब्द में समास कौन सा है? 3 रंग
से जो बना है, इसमें द्विगु है। द्विगु आप जानते हैं जहाँ पर भी पहले पहला जो अक्षर है, अगर उसमें कोई भी संख्या होती है वो द्विगु होता है। जैसे द्वि में पहला है ना, द्वि मतलब दो, तो इसमें तिरंगा मतलब तीन रंग, तो ये द्विगु समास होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्यय वो होते हैं जो किसी के साथ भी चेंज नहीं होते, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। घ ऑप्शन सही है। यथा नियम मतलब नियम के अनुसार, इसमें कौन सा है, ये अव्ययी भाव है, क्योंकि यथा, यथे, यथी आपने कभी ऐसे सुना ही नहीं होगा। यथा जो शब्द है ये आप हमारा अव्यय होता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, इसमें कौन सा समास होगा, ये होगा आपका संप्रदान, तत्पुरुष समास। नहीं माफ करिएगा, तत्संप्रदान नहीं होगा, आपादान होगा। आपादान में पर पथ से भटका हुआ है, ग ऑप्शन सही है, आपादान तत्पुरुष का समास। आगे फिर से 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखो। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्मे बनमाल विराजती है। का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कल कानन कुंडल, जब भी एक ही शब्द एक अक्षर माफ करिएगा बार बार आता है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, तो ख ऑप्शन सही है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही अक्षर, ये तो हमने अभी किया उसको, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, घ ऑप्शन सही होगा। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उस समय वो कौन सा अलंकार होता है, वो होता है यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखो। काली घटा का घमंड घटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वही बात है, 2 बार घटा आया है, एक बार घटा मतलब बादल और एक बार घटना मतलब कम होना, तो ये यमक अलंकार है, ख ऑप्शन सही है। जड़, जहाँ जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा। जैसे मेघ आए बन ठन के सवर के, तो मेघ मतलब कवि की कल्पना है कि जैसे मेहमान आ रहे हो ऐसे वो आ रहे हैं, मतलब उनको वो मानव बनाकर देख रहा है, तो ऐसे समय पर मानवीकरण अलंकार होता है। टॉपिक्स आप देख लीजिए क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। अलंकार प्रिपेयर करने हैं आपको, उसके बाद आपको समास प्रिपेयर करने हैं, सभी को देख लीजिएगा। एंड उससे पहले आपको वाक्य के प्रकार जो है ये प्रिपेयर करना है। ये अगर संगठन कह रहा है मतलब ये टॉपिक्स हैं आपके, जो इस बार का पेपर आएगा उसमें पूछे जाएंगे, 9th के सिलेबस में है ये। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। आपकी बुक का होगा ये जरूर, पठित गद्यांश आएगा। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाए उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। ओके, रस्सियां कौन चबा रहा था, ये बैल, ग ऑप्शन सही है। आगे है, दोनों बैल लड़की का हाथ क्यों चाटने लगे, क्योंकि उन्हें लड़की से आत्मीयता हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, लड़की ने बैलों को भागने के लिए क्यों कहा। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि उस घर में बैलों के नाकों में नाक डालने की योजना बन रही थी। घर में बैलों की नाक में नाक डालने की सलाह क्यों बन रही थी, नियंत्रण में रखने के कारण ऑब्वियसली। गद्यांश में 2 बैलों की बात, किन 2 बैलों की बात की जा रही है, हीरा और मोती की, का ऑप्शन सही है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। सांवले सपनों की याद पाठ में सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों को बताया। पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये थे चौधरी चरण सिंह। आपके पाठ से ये प्रश्न है, आई एम श्योर आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। प्रेमचंद का जूता क्यों फटा हुआ था, तो ठोकर मारने के कारण, ग ऑप्शन सही है। आगे है, इस पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल, बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो क्यों ही बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिला, बोलो तो। अर्धरात्रि में कोयल की चीख कवि को क्या संदेश देती है, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का संदेश वो दे रही है। किस शासन की तुलना तम से की गई, तम अर्थात अंधेरे से, तो ब्रिटिश शासन की तुलना। कैदी और कोकिला कविता जो है, इसके कवि कौन है, ये लिखी है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ग ऑप्शन सही है। अगला है, कोयल कब चीख उठी, अर्धरात्रि को, आधी रात में। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, आशंका। फिर है आपका निम्नलिखित में के जो प्रश्न है, सही जो विकल्प है वो चुन के आपको उत्तर देना है। कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, जो
पक्ष विपक्ष में पड़ने की अपेक्षा निष्पक्ष होकर ईश्वर से प्रेम करता है वही सच्चा संत होता है। ग ऑप्शन सी है। गोपियाँ किस रंग का वस्त्र धारण करना चाहती थी? रसखान के सवैया के आधार पर सही विकल्प का चुनाव आपको करना है, तो वो पीले रंग का। घ ऑप्शन सही है। अब ये आपके प्रश्नोत्तर है, आपकी बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि आंसर मैं आपको बता ही रही हूँ तो इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आप कैसे लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, तिब्बत में हथियार के कानून की क्या व्यवस्था है? उत्तर आप लिखेंगे, तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आंसर, आई एम श्योर आपको ज़्यादा अच्छे आंसर्स इनके पता होंगे। अगला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? शॉर्ट छोटे उसमें दिखा रही बिकॉज बैक जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बचपन में सलीम अली को एयरगन से नीले कंठ की एक गोरैया चिड़िया घायल होकर गिर गई थी उनकी एयरगन से। उसकी हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। आगे है, स्नेह की आवश्यकता केवल मनुष्य को ही नहीं पशुओं को भी है। ये हीरा मोती वाले पार्ट से ले गया। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर इसको बताना है आपको, तो ये टीचर्स जैसा भी आप लिखना चाहे वो टीचर्स खुद अपने उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। आगे है, टीला सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक है, कैसे? प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। तो टीला समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर जो है संकेत करता है, इशारा करता है। यह रूढ़ियाँ विरोधी ताकतें भी हो सकती है जो मनुष्य को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। कबीर ने ईश्वर की भक्ति के विषय में किन धारणाओं का खंडन किया तथा किस बात पर बल दिया? कबीर ने मंदिर मस्जिद आदि जो पूजा स्थानों में जो पूजा करते हैं उनका खंडन किया है। तीर्थ यात्रा करना, योग वैराग्य धारण करना आदि ईश्वर भक्ति मानने वाले धारणाओं का खंडन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, कवियत्री की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? वाक कविता के आधार पर उत्तर आपको देना। कवियत्री घर जाने की तात्पर्य ईश्वर के पास जाने की इच्छा से है। आगे है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? रसखान के सवैये के आधार पर आपको उत्तर देना है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे यह कारण है कि वे इसके सौंदर्य को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी का कृष्ण के साथ अनन्य संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका चाहती थी कि वह सभी बच्चे प्राप्त करें। कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए कैथोलिक बिशप ने स्कूल खोलने में असमर्थता दिखाई। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। तब बिशप ने उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि वह 100 वर्षों तक चलता रहेगा। माफ़ करिएगा, एक सेकेंड। कहा कि वह स्कूल 100 वर्षों तक चलता रहेगा। वहाँ से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार ने उसे मान्यता भी दिलवाई। बाकी कहानी क्या है वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज मैंने बुक पढ़ी नहीं है। जो आंसर्स मुझे मिले मैं वही आपको बता रही हूँ। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है? तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से इस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सरल स्वभाव की, सीधी सादी, शांत रहने वाली, कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की की तरह लगे। तो ऑब्वियसली ये तो गलत है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय यह है कि बाढ़ जैसी आपदाओं में गरीब की झोपड़ी नष्ट नहीं होनी चाहिए। उनकी झोपड़ी तो पहले ही शमशान घाट बनी हुई है, वहाँ रोज़ाना लोग मर मर कर जीते हैं। इसके उजड़ जाने पर भला वे कहाँ रहेंगे? ओके, चलिए, तो ये है आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर केवीएस अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दे रहा है तो इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। किस तरीके से आंसर लिखना है थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, बाकी डिटेल में आप आंसर खुद लिखेंगे। अब हम आते हैं आपकी लेखन अभिव्यक्ति पर। नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा अधूरी। इसके ऊपर कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दे। सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा का उद्देश्य, नशा और आज का युवक, इस पर, और कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध।
इसके ऊपर 3 ये लिखने के लिए। कोई भी टॉपिक आ सकते हैं, मतलब ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली आपके पास, तो जो भी आपको पता हो आप वो लिख देंगे। आगे है, वृक्षों की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी को एक पत्र लिखिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। इसका दिखा देती हूँ कि कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि जनरली जो फॉर्मल लेटर्स आप लिखते हैं, औपचारिक जो पत्र लिखते हैं, उनका फॉर्मेट क्या और किस तरीके से उनको लिखना है ये देखिए। जैसे आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं सेवा में, फिर नीचे डेजिग्नेशन, कहाँ पर आप रहते हैं, जगह का नाम जो भी है, यहाँ पर एक उसमें डेट भी लिख दीजिए, दिनांक जो भी है। विषय ज़रूर लिखेंगे, महरौली क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप लिखना चाहे, पेड़ों की अनियंत्रित कटाव को रोकने हेतु। महोदय, अत्यंत खेद के साथ मैं अपने स्थान महरौली क्षेत्र में, मतलब एक इसको आप पढ़ लीजिए स्वयं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई है। पहले तो आप प्रॉब्लम लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि लोग काट रहे हैं, फिर उससे क्या परेशानी, अगर पेड़ यूं कटते रहे तो हो सकती है, फिर उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में आप थोड़ा सा वो लिख दीजिए कि कटाई को रोको और इस अवैध कब्जा करने वालों को वहां से हटाइए और नए पेड़ लगाइए। उनको क्या करना है एक पैराग्राफ में वो लिखिए, फिर धन्यवाद और नीचे आपका नाम। हो क्या रहा है, अगर ये होता रहा तो क्या परेशानी होगी, आपने भी कुछ ज़रूर किया होगा उसको रोकने के लिए, लोगों को मना किया लेकिन वो फिर भी पेड़ काट रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाना चाहता है, जो भी है, और जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो करें, ये आप लिख देंगे। पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए इफ़ यू वांट टू रीड दिस। चलिए आगे आते हैं। आगे एक संवाद आपको लिखने को आ सकता है। रास्ता पूछने हेतु रुके एक व्यक्ति और बुजुर्ग, एक व्यक्ति रुका, बुजुर्ग से वो रास्ता पूछने। संवाद लिखना बहुत ही आसान है, आप कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपके मन में उस समय आता है, या फिर किसी शिक्षक की प्रशंसा करते हुए 2 छात्रों के बीच में वार्तालाप को लिखिए। कोई भी टीचर है, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब से मैम या सर आए हैं हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरे पिछली बार इतने अंक आए थे अब इतना है, जैसा भी आप लिख बताना चाहे। जैसे कि इसका मैं एक वो दे देती हूँ, क्योंकि कोई फॉर्मेट एज सच होता नहीं है संवाद का। दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इस बार विद्यालय भी नहीं गए हैं, हो सकता है आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस ना हुई हो। तो देखिए संवाद ऐसे लिखते हैं, व्यक्ति पूछेगा, हेलो अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं रास्ता कहाँ जाता है। बिल्कुल जनरल बातें लिखिए जो भी उससे संबंधित है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत भारी भरकम शब्द डालने की या कुछ ऐसे कोशिश मत करिएगा, आपको उसमें भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप नॉर्मल भी लिखते हैं। जी हाँ बेटा बताओ आपको कहाँ जाना है, मुझे शिमला बस स्टैंड जाना है। आप उस जगह का नाम लिखिए जिस बारे में आप जानते हैं। यह रास्ता तो बस स्टैंड की ओर नहीं जाता, तो क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकते हैं। तो बुजुर्ग कहेगा, जी हाँ बेटा बिल्कुल, आप मेरे साथ आओ, मैं ले चलता हूँ। धन्यवाद अंकल, आप कहाँ से आए हो। मैं दिल्ली से आई हूँ, आज मेरी परीक्षा थी, मुझे रास्ता नहीं पता। वो कहेंगे कैसी हुई परीक्षा। बाकी 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा जो आप करना चाहे, यह तो सही कहा आपने, जो रास्ता शॉर्टकट है, हम बस स्टैंड जल्दी पहुँच जाएंगे। अच्छा माल रोड, उसके बाद ये देख लीजिए आप, आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद धन्यवाद करके वो चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उससे आपको एक लघु कथा लिखनी है। ये पॉइंट्स देख लीजिए। राजू नाम का एक युवक सेठ लक्ष्मीकांत के यहाँ काम करता है। इसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बीच में आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालनी पड़ेगी। ये है, एक और 2 सहपाठी हैं। मैं पॉज कर देती हूँ इस पर। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। जैसे भी है प्रैक्टिस कर लीजिए आप। एक बार पेपर आपने देख ही लिया है। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी आपकी एग्जाम में, लेकिन बिल्कुल यही आएगा इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।